हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे सामान्य तथा जो बहुपरमाणविक अणु रहते हैं उनकी लुईस संरचना के बारे में। तो जो लुईस संरचना है उसको हम लोग डाट संरचना भी बोलते हैं या फिर क्रॉस संरचना भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन को डाट या क्रॉस के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो जो लुईस संरचना है उसकी संरचना को दर्शाने के लिए अनेक चरण बताए गए हैं। तो जो सबसे पहले है, हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे कि कोई भी जो यौगिक है उसमें से उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, माने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को कैसे निकालते हैं। तो कोई भी आणविक यौगिक रहेगा या फिर साधारण यौगिक रहेगा तो उसमें जितने भी अणु या परमाणु रहेंगे उनकी संयोजकता जो भी होगी, जैसे यहाँ पे उदाहरण लेते हैं CO3 2- या कार्बोनेट आयन है, तो इसमें कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है और 2 ऋण आवेश लगा हुआ है। तो जो एक कार्बन है इसमें कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो यहाँ पे कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन की संयोजकता 6 होती है, तो 3 ऑक्सीजन है तो 6 तिया 18 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए होगा और 2 माइनस यहाँ पे चार्ज लगा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा ग्रहण किया हुआ है। इस प्रकार से सब की इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके पूरे कार्बोनेट आयन के इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। तो कोई भी यौगिक हो, चाहे वो प्लस चार्ज वाला हो या माइनस चार्ज, उसमें जितने परमाणु रहेंगे सब की इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। उसके बाद अगर ऋण आवेश है तो जितना ऋण आवेश रहेगा उतना उसमें और जोड़ देना है, या जैसे इसमें धन आवेश है NH4+ में, तो यहाँ पे जितना धन आवेश रहेगा उतना आवेश उसमें से उतना इलेक्ट्रॉन उसमें से कम कर देना है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं CO3 2- में 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन से, माने कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और एक ही कार्बन है इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन लिया है इसका, प्लस 3 गुणित किया है तो 3 ऑक्सीजन है इसलिए 3 गुणित किया और 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से, माने कि ऑक्सीजन की संयोजकता 6 है इसलिए, प्लस 2 गुणित प्रत्येक ऋण आवेश के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। 1 ऋण आवेश माने कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है कार्बोनेट आयन, तो इसलिए 1 और 2 इंटू किया है तो 2 ऋण आवेश इसमें है इसलिए। अब सबको हल करके जोड़ेगा तो इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3 गुणित 6 धन 2 गुणित ऋण आवेश के लिए 1 ऋण आवेश के लिए 1। तो इसको जोड़ेंगे तो 4 धन 6 तिया 18, 18 और 4 हो जाएगा 22 और 2 एकम 2, तो 22 और 2 24 इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रकार यहाँ पे कार्बोनेट आयन में कुल 24 पाया जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे NH4+ दिया है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 4 इलेक्ट्रॉन, तो 5 और 4 9 हुआ इसमें, और 1 धन आवेश है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम करेंगे तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान निकाला जाता है। उसके बाद कुछ और यौगिक इसमें दिए गए हैं जिनके लिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यह है तो कार्बोनेट आयन के लिए है CO3 2- के लिए। उसके बाद देखेंगे इसमें अगर NO2- के लिए देखेंगे तो NO2 में परमाणुओं का जो जमाव होगा इस प्रकार से होगा ON और O। तो इसमें नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा और ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे टोटल जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, 6 12 और 5 17
और एक ऋण आवेश है तो एक इलेक्ट्रॉन और ये ग्रहण करेगा, तो 17 और 1 हो जाएगा 18। तो इसके लिए टोटल जो नंबर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जो NO2 है, इसके लिए टोटल नंबर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो भी 18 इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रकार से किसी भी संरचना के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। उसके बाद जो लुईस संरचना है उसको प्रदर्शित करने के लिए लुईस ने अपना नियम बताया। उसके अनुसार जो भी संरचना है उसको दर्शाएंगे तो केंद्रीय परमाणु को बीच में लिखते हैं और उससे जुड़ा हुआ जो भी परमाणु रहेगा उसको उसके चारों ओर फैला करके लिखा जाता है। और जो फैलाव होगा वो एक माने कि एक समिति में अच्छे से सब परमाणु का अष्टक पूर्ण जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से उसको जमा करके लिखते हैं। अगर कोई धन आवेश या ऋण आवेश है तो उसको इस प्रकार से बड़े ब्रैकेट में पहले बंद कर देंगे यौगिक को, उसके बाद उसको लिखेंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण होता हुआ दिख रहा है और सल्फर का भी अष्टक पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो संरचना है वो SO4 2- आयन की है। तो इसी प्रकार से जितने भी हम लोग लुईस संरचना से लिखेंगे उन सब के लिए इसी प्रकार से लिखते हैं जिससे उनका अष्टक पूर्ण होते हुए स्पष्ट दिखे। अगर ऋण आवेश रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जब काउंट करेंगे तो उसमें जितना ऋण आवेश रहेगा उतना जोड़ेंगे, और लेकिन अगर धन आवेश है तो जितना धन आवेश रहेगा जितना धन आवेश रहेगा उतनी इलेक्ट्रॉन उसमें से घटाएंगे। उसके बाद आगे देखेंगे औपचारिक आवेश। तो अब औपचारिक आवेश के बारे में अब देखते हैं औपचारिक आवेश के बारे में। तो जो औपचारिक आवेश है उसको जानने से पहले देखेंगे कि जो परमाणुओं पर औपचारिक आवेश की गणना कैसे करते हैं। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा उसको दोनों परमाणुओं के बीच समान रूप से माना जाता है। माने कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उन पे सहसंयोजी बंध बनाने वाले दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उस पर दोनों परमाणुओं का अधिकार रहेगा। उसके बाद जो अनाबंधी या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको उसी परमाणु का मानते हैं जिस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। जैसे ऑक्सीजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है H2O में, तो ऑक्सीजन में ही जोड़ेंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन में नहीं जोड़ेंगे। लेकिन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में जोड़ेंगे। तो उसके लिए जो औपचारिक आवेश है उसका एक सूत्र बनाया गया है। तो उसमें है परमाणु पर स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन ऋण परमाणु पर स्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन फिर होता है -1/2 आबंधी इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से इसके लिए जो फार्मूला बना है वो है औपचारिक आवेश बराबर परमाणु पर स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन ऋण परमाणु पर स्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन ऋण 1/2 आबंधी इलेक्ट्रॉन। अगर इसको हम लोग सूत्र के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा EV माने कि E वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस E लोन पेयर माने कि E लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 E बॉन्ड पेयर माने कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या आबंधी इलेक्ट्रॉन। या फिर XYZ के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा C बराबर X - Y + Z/2। तो इसमें जो X है वो होगा मुक्त अणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और Y होगा अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और Z होगा बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
तो इस वाले सूत्र में जो CF है इसको इंग्लिश में बोला जाता है, F माने फार्मल और C माने चार्ज। तो फार्मल चार्ज को प्रदर्शित करता है। तो किसी भी हम लोग यौगिक लेंगे या फिर आयन लेंगे, धन आयन हो चाहे ऋण आयन हो, उसके लिए फार्मल चार्ज का कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें फार्मल चार्ज का कैलकुलेशन